गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी दोस्तों का, आप सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोग जान ही गए हैं कि यूपी टेट का फॉर्म बहुत ही जल्द आप लोगों को समझ आने वाला है। तो यूपी टेट से संबंधित वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, उनसे जीएस पोर्शन से हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमेशा संभावित है, यूपी टेट में संभावित प्रश्न है और ये इनसे इन प्रश्नों के आने की संभावना है। हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में। तो जो भी साथी, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के आज का ये सेशन। तो चलिए, आप लोगों के सामने ये पहला प्रश्न है जीएस से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बैट्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यानी कि बैट्समैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर स्वामीनाथन या इनमें से कोई नहीं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएं। तो बैट्समैन ऑफ इंडिया, बैट्समैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है मिसाइल मैन। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश में मिसाइल का आविष्कार किया, मिसाइल की खोज की, मिसाइल का सफल परीक्षण किया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली ये एक प्रकृतिवादी वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? प्रकृतिवादी, नेचरविद थे और ये पशु पक्षियों से ज़्यादा प्यार करते थे और इसीलिए ये जो बैट्समैन ऑफ इंडिया है डॉक्टर सलीम अली को ही बोला जाता है। ये इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और डॉक्टर स्वामीनाथन हमारे देश में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने ही हमारे देश में हरित क्रांति को लाया, इसलिए इनको डॉक्टर स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सलीम अली। यानी कि बैट्समैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि यूपी टेट में संभावित प्रश्न है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन ए हिमिस, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी लाली। तो गाइस आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हिमिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हिमिस जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है? हिमिस, जो कहाँ पड़ता है? भारत में जम्मू एंड कश्मीर में, और ये जम्मू एंड कश्मीर के लेह जनपद में पड़ता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 3568 वर्ग किलोमीटर के आसपास में, इसका जो एरिया है, इसका जो दायरा है हिमिस का, ये जो है 3568 किलोमीटर के आसपास में पड़ता है। नेशनल आपका सेकंड है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, हैली नेशनल पार्क, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद आपका पलामू जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झारखंड। लाली आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, हिमिस जम्मू एंड कश्मीर जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, तो आपका हो जाएगा नागार्जुन। क्या हो जाएगा? नागार्जुन, जो कहाँ पड़ता है? नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। हिमिस भारत का सबसे बड़ा
राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन नागार्जुन भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों के सामने जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। कभी कभी आप लोग बड़ी गलती करते हो, प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हो और जल्दीबाजी में गलत टिक करके चले आते हो। प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसा पढ़ लेते हैं कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान से संबंधित है, अब नहीं को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसा हमने कई बार देखा है, हमारा खुद का गलत हुआ है कई परीक्षाओं में जल्दीबाजी में। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। सबसे पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है कि कह क्या रहा है, तो नहीं तो आप जानते हुए प्रश्न को भी गलत करके चले आओगे एग्जाम हॉल से, बाद में बड़ा पछताना होता है। तो चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान से संबंधित नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांधवगढ़, ऑप्शन बी घना पक्षी विहार, ऑप्शन सी रणथंभौर, ऑप्शन डी कुंभलगढ़। तो गाइज, जो बांधवगढ़ है ये कहाँ से, ये कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, एमपी में। बांधवगढ़ कहाँ पे स्थित है, एमपी में। और घना पक्षी विहार आपका राजस्थान, रणथंभौर ये भी राजस्थान में है, और कुंभलगढ़ ये भी राजस्थान में है। तो बी सी डी ये तीनों तो राजस्थान में स्थित है, लेकिन जो बांधवगढ़ है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान से संबंध नहीं रखता, यानी कि ये तीनों तो संबंध रखते हैं लेकिन ये नहीं रखता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, बांधवगढ़ एमपी से है, बाकी ये तीनों राजस्थान से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आपके सामने ये क्वेश्चन है। इसके पहला ऑप्शन है केबुल लामजाओ, दूसरा केवलादेव घाना पक्षी पार्क, तीसरा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा यानी कि डी ऑप्शन आपका गिरि राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस, आप सभी को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। आते हैं ऑप्शन ए पर, केबुल लामजाओ भारत का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो कि पानी पर तैरता हुआ है, यानी कि तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये कहाँ स्थित है, ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। और दूसरा आपका केवलादेव घाना नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका स्थित है राजस्थान में। केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ये पक्षियों का बहुत बड़ा नेशनल पार्क बनाया गया। इसमें बहुत सारे पक्षी रहते हैं, साइबेरियन सारस भी इसमें रहता है। ये केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है, और इसी को ही पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि पक्षियों के रहने का स्थान बहुत अच्छे ढंग से इसमें बनाया गया है। तो इसीलिए केवलादेव घाना नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग यानी कि इनका निवास स्थान बहुत अच्छे ढंग से इसमें व्यवस्थित किया गया है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे स्थित है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और आपका गिरि राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। और गिरि राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है, ये शेर के लिए, यानी कि इसमें जो शेर की प्रजातियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा हैं, प्रजातियां नहीं, शेरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है और ये शेर के लिए जाना जाता है, यानी कि शेर के निवास के स्थान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। इसमें से कुछ पक्षी विहार दिए गए हैं जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। इसमें एक ऐसा कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से संबंध नहीं रखता है। नवाब पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है। कौन, नवाब पक्षी विहार।
और इसमें से एक क्वेश्चन अब की बार यूपी टेट में आना ही, उन्नाव, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है। बखीरा पश्चिम बिहार, बखीरा पश्चिम बिहार आपका संत कबीर नगर में पड़ता है। और समान पश्चिम बिहार आपका पड़ता है मैनपुरी उत्तर प्रदेश। और असम मानस जो है ये असम में पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, तो मानस जो अभ्यारण्य है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जो कि अभ्यारण्य से संबंधित था। उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।